नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं रेलवे ग्रुप डी के लिए। जो अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है। तो आज हमारे साथ हैं रेलवे परिवार का एक हिस्सा जो कि वर्तमान समय में इंडियन रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अंकित भाई। तो अंकित भाई से पूछेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की जॉब कैसी होती है और प्रिपरेशन इन्होंने कैसे की और किस किस टाइप के चैलेंजेस इनको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। दूसरी चीज, जो लोग प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी यह वीडियो देखें, क्योंकि जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर पाते हो ना, तो उसके पीछे किसकी इतनी मेहनत होती है। आप इतनी आसानी से जो यात्रा कर पाते हो तो वो इन्हीं लोगों की मेहनत होती है। तो सारी की सारी चीजें जानेंगे अंकित भाई से। तो पहले अंकित भाई का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई कैसे हो आप? धन्यवाद सर। और मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और उन सब विद्यार्थियों की ओर से जिनको ग्रुप डी के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो अब आप आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं और बताएं। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली में ग्रुप डी का रिजल्ट आया है और बहुत सारे अभ्यर्थी, मुझे ऐसा लगता है कि रिटन क्वालिफाई कर लिया होगा, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हूँ। अब फिजिकल को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई फिजिकल में क्या होता है, और फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि मेडिकल में क्या होता है। तो थोड़ा सा पहले आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि ये जॉब कैसी है। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब की बात, जॉब प्रोफाइल के बारे में, जॉब प्रोफाइल इनकी क्या है, कैसे वर्क करना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और कितने पद आते हैं ग्रुप डी के तहत और गर्ल्स के लिए कितनी सेफ है ये जॉब, सर इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर देखो, मैं वर्तमान में ट्रैकमैन यानी ट्रैक मेंटेनर कर सकते हैं, उस पद पे कार्यरत हूँ। और इंडियन रेलवे ग्रुप डी के लिए हालांकि कुछ टाइम पहले उन्होंने ग्रुप डी के पद को ख़त्म करने की बात भी कही थी। और हम लोग का जो जॉब का जो ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था तो उसमें लिखा भी हुआ था ग्रुप सी, और ब्रैकेट में ये बात लिखी हुई थी भूतपूर्व ग्रुप डी। तो कह सकते हैं, हालांकि उसके बाद भी जॉब वैकेंसी निकाली गई ग्रुप डी के लिए। तो इस पद में, इस ग्रुप डी में कम से कम ये कह सकते हैं लगभग 12 से 13 पोस्ट आती हैं। उनमें से कुछ डिपार्टमेंट में इनको विभाजित किया जाता है, जैसे कि सिग्नल एंड टेलीकॉम, ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक मशीन और पॉइंट्समैन, और इस तरीके के और सारे पद हैं। ज़्यादातर होता है कि जो भी वैकेंसी आती है उनमें ज़्यादातर वैकेंसी और ज़्यादातर ट्रैक मेंटेनर और ट्रैक मशीन के पदों को भरा जाता है। अच्छा, तो ये चीज़ है। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए क्या ये पद सेफ है, या गर्ल्स के लिए इस पर कोई एक अलग डिवीजन है जिसपे गर्ल्स अच्छी अपनी सेवाएं दे सकती हैं? यदि सरकार ने भर्ती करने के लिए गर्ल्स के लिए वैकेंसी ओपन की है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गर्ल्स के लिए सेफ है। लेकिन लड़कियों के लिए वह जगह, वह सिचुएशन कैसी है, ये डिपेंड करता है वहाँ जाने के बाद। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रुप डी का जो ट्रैक मेंटेन, लेकिन देखो ऐसा है कि आप लोगों से कितना व्यवहारिक हैं, आपके साथ रहने वाले लोग कितने अच्छे हैं, ये बात उन लोगों पर डिपेंड करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्ल्स को जहाँ भी ग्रुप डी में भर्ती किया जाता है तो उसके बाद उनको ऐसी जगह पे पोस्टेड किया जाता है जहाँ उनको किसी भी प्रकार के माहौल में कमी ना मिले और उनको सारी स्वतंत्रताएं मिल जाए। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया जो इनकी जॉब प्रोफाइल थी। जॉब प्रोफाइल के बारे में सर ने बताया कैसे क्या होता है। थोड़ा सा सर ये बताइए कि जैसे आपका रूटीन वर्क होता है तो रूटीन वर्क में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और छात्रों के मन में या जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं तो उनके मन में एक उत्सुकता होती है कि हम जाने कि एक रेलवे ग्रुप डी का जो एम्प्लॉय होता है वो किस प्रकार से काम करता है। जैसा कि हमने बताया कि जो ग्रुप डी का ट्रैक मेंटेनर का पद है, तो इसका जो जॉब का जो डेली वर्क होता है वो, अगर जैसे कि सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सबसे निचले पायदान का पद है। तो आपको ज़मीन पे रह के यानी कि ट्रैक पे रह के ही काम करना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी ट्रैक को सही रखने की, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कभी भी आपको ट्रैक का अलाइनमेंट हो, ट्रैक के बीच में गैपिंग हो और में गड़बड़ ना हो, और उसमें बहुत सारे, जैसे जहाँ से ट्रेन टर्न करती है, जहाँ पे ट्रेन स्टेबल होती है, जहाँ से ट्रेन की डायरेक्शन बदली जाती है, तो कुछ ऐसी संवेदनशील जगह होती हैं जिनको देखना और उनको सही रखना बिल्कुल ट्रैकमैन की ही जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए यदि ट्रैकमैन है तो आपको काम बिल्कुल ट्रैक पे ही करना है। आपके इसके लिए कोई ऑफिस या केबिन नहीं है। आपको ऑफिस तभी जाना है जब आपको ऑफिशियल कोई काम हो। ओके। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जैसे आप देखते हो ना, इस छोर से उस छोर आप बड़ी आसानी से पहुंच जाते हो बिना कोई दिक्कत के, और तो वो पॉसिबल हो पाता है इन जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये अपना काम बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से करते हैं। कोई मक्कारी नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा तो होता नहीं कि अगर सर्दी है तो हम ये बहाने तो कर नहीं सकते कि भाई सर्दी है तो मैं नहीं जाऊँगा। जैसा कि मुझे याद आ रहा है
कि मैं जब ना ज्वाइनिंग लेटर लेके उस पे ऑफिस गया था जहाँ पे हमारे उच्चाधिकारी बैठते हैं, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये प्रश्न किया था कि क्या आप जॉब के लिए तैयार हैं। जब मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझसे तुरंत ही एक प्रश्न और किया। उन्होंने कहा कि ये जो जॉब है वो पीक पॉइंट पे सर्दी और पीक पॉइंट पे गर्मी और पीक पॉइंट पे बरसात, यदि आपकी ज़रूरत ट्रैक को है तो आपको पीक पॉइंट पे भी काम करना पड़ेगा। मतलब चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी, आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है ट्रैक की सुरक्षा को सही रख सकते हैं। तो आपने ये चीज़ समझी कि जॉब प्रोफाइल क्या था सर का, तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप थोड़ा सा सर से जानेंगे, जब इन्होंने रिटन क्वालिफाई किया और रिटन क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल होता है, इसके बाद मेडिकल होता है, तो फिजिकल में क्या प्रोसेस होता है और इसके बाद मेडिकल में क्या प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा आप बताइए। तो रिटन क्वालिफाई होने के बाद मुझे कुछ टाइम बाद फिजिकल के लिए जो बुलावा आया, तो मुझे इलाहाबाद बुलाया गया था। और जैसा कि होता है कि इसमें 2 प्रकार की दौड़ होती हैं। एक जो दौड़ होती है वो उसमें क्या होता है कि 1 मिनट दिया जाता है, 35 किलो का भार लेकर आपको 100 मीटर दौड़ना होता है। सॉरी, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट का समय दिया जाता है। तो 2 मिनट का समय मुझे लगता है कि पर्याप्त है, और 90% लड़के उस 35 किलो लेके ये मान लो कि 1 मिनट के अंदर ही पहुंच जाते हैं। ये जो 35 किलो का जो आपने बताया 35 किलो का भार होता है, ये पिट्ठू बैग होता है या क्या होता है ये 35 किलो का? ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ पे मोस्टली देखा गया है कि किसी बोरी में कुछ मोरंग टाइप या कुछ बालू भर के रख दिया जाता है, उसको अच्छी तरीके से बांध के, ताकि वो छूटे नहीं बीच में। और सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि आपको स्वयं ही उसको उठाना है, उठा के उसको गंतव्य तक ले जाना है। और बड़ी चीज़ ये है कि फेलियर का सबसे बड़ा कारण है कि यदि आपने एक बार सही से उठा लिया तो आप ले जाएंगे। 35 किलो की बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर ट्रैक मेंटेनर के पद पे आप दावेदारी कर रहे हैं तो उसका मतलब आप शरीर से, फिजिकल से फिट होना चाहिए। और यदि 35 किलो उठा के ले जा रहे हैं तो आप ले भी जा सकते हैं आराम से भी, यानी कि बिल्कुल आराम से चल के 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। बस उसका आपको कहीं रखना नहीं है, उसको गिराना नहीं, या आपको खुद नहीं गिरना है, ये सावधानी आपको रखनी है। तो मतलब ओवरऑल सर के कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 35 किलो का एक बोरी होगी, उसमें रेत हो सकती है, मोरम हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, और वो रेलवे वाले इस प्रकार से बांधते हैं कि वो बीच में गिरे नहीं। आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आपने जिस स्थान से उठाया और जिस स्थान तक आपको ले जाना है, तो बीच में वो बोरी आपसे गिरे नहीं। ठीक है। गर्ल्स के लिए भी सर यही चीज़ है कि गर्ल्स को भी 35 किलो का भार उठा करके दौड़ना होता है? हाँ बिल्कुल, दोनों लोगों की प्रक्रियाएं समान है। हाँ। तो यहाँ पे जो समानता का है, समानता का मतलब पूर्णतः पालन हो रहा है। अच्छा, ये हो गया भार वाला। कोई रनिंग प्रक्रिया भी होती है इसमें? जी, 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए एक दूसरी दौड़ होती है। हाँ। उसके लिए आपको 4 मिनट प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा। सॉरी, 4 मिनट नहीं, 5 मिनट प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ। तो उस 5 मिनट में आपको जहाँ पे आप दौड़ रहे हैं, जिस ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी व्यवस्था के अनुसार कहीं पे एक गोला सर्कल बना देते हैं 4 चक्कर के लिए, या फिर कहीं भी लंबी दौड़ बना देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो उस 5 मिनट में आपको 5 मिनट के अंदर ही आप धीमे दौड़ो, कैसे भी दौड़ो, आपको पूरी करनी है। और ये दोनों ही दौड़ क्या होती हैं कि आपको विद इन टाइम पूरा करना ही है। अगर आप किसी में फेल होते हैं तो आपकी दावेदारी निरस्त हो सकती है। तो सर, जो आपने अभी रनिंग के बारे में बताया, एक आपने बताया कि एक पहले रनिंग होती है और इसके बाद में एक दूसरी रनिंग होती है, तो दूसरी रनिंग का प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा इस पर बताइए आप। तो ये जो पहले रनिंग होती है 35 kg का वेट लेके 2 मिनट के लिए, तो इसके बाद क्या है कि अगर आप इस दौड़ में क्वालिफाई होते हैं तो आपको अगली रनिंग, यानी वहीं बिल्कुल तुरंत लगे हुए 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर के लिए 4 मिनट 15 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और उस 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना होता है। तो मतलब जो दूसरी रनिंग होती है तो उस पर कोई बोझा टाइप का कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही? नहीं, दूसरी रनिंग में कोई बोझा नहीं, आपको सिंपली अपना खुद दौड़ना है। अच्छा। और हाँ, फ्री होकर आप दौड़ सकते हैं विद इन टाइम। हाँ, ओके। तो यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जैसा कि सर ने बताया कि जो पहली आपकी रनिंग होगी उस पर आपको एक रेत का बोझा टाइप का होगा, जिसपे आपको 35 किलो का भार रख के दौड़ना होगा, और दूसरी रनिंग एक नॉर्मल रनिंग होती है। अब इसके बाद में मेडिकल की बात आती है, तो मेडिकल इसका कैसा क्या होता है, थोड़ा सा मेडिकल के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मेडिकल में अगर आप ग्रुप डी की दावेदारी कर रहे हैं तो आपका फिजिक होना तो सही है। बिल्कुल। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नज़र। आपकी आंखें बिल्कुल तंदुरुस्त होनी चाहिए।
हालांकि यहाँ पे चश्मे का ऑप्शन होता है, लेकिन यदि चश्मे का ऑप्शन आप लेते हैं तो इसके बाद आपको जो कुछ पद हैं तो दूसरे पदों में आपको वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहले जो जांच होती है तो किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में ही जांच के लिए, मेडिकल के लिए भेजा जाता है सबको, और वहाँ पे कुछ ग्रुप में 10 या 12, 15 करके एक थोड़े थोड़े ग्रुप में भेजा जाता है। यदि वैकेंसी ज़्यादा है तो वो अपना मैनेज करते हैं संख्या। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपका बीपी चेक किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर यदि आपका सही है उसके लिए आपको एक वो निकाल के देते हैं आपको रिपोर्ट। और अगर बीपी से काम नहीं बन रहा है, यानी कह सकते हैं अगर बीपी सही नहीं जा रहा है तो उसको दोबारा क्वालिफाई करने के लिए या दोबारा रीचेक करने के लिए वो आपका ईसीजी टेस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल होता होगा। तो यानी कि ईसीजी आप समझ रहे होंगे, हार्ट रेट। तो इस तरीके से ये जांच होती है। इसके बाद आपकी आँखों की जांच होती है। आँखों की जांच में आपको दो या तीन तरीके की जांच होती हैं। जैसे आपकी जो लेंस है उसका, और आपकी नज़र पास की कमज़ोर तो नहीं या दूर की कमज़ोर तो नहीं, इस तरीके, यानी आँखों की लगभग ये मान लो कि आँखों की बहुत अच्छे से और बहुत गहनता से जांच होती है। इसके अलावा हाइड्रोसील है, पाइल्स है, और आपके फिजिक में जैसे कि हाथ पैरों में कोई मतलब ये नॉर्मल जांच होती है, लेकिन पाइल्स और हाइड्रोसील का जांच भी ठीक ठाक ही होता है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मेडिकल ना तो उतना ज़्यादा टफ है और ना ही उतना ज़्यादा इजी है। और दूसरी चीज़, और मुझे लगता है जो सर से मैंने वार्तालाप की, बातचीत की, तो इसे आप समझ पाए होंगे कि एक इंडियन रेलवे का जो रेलवे ग्रुप डी का एम्प्लॉय होता है उसकी जीवन शैली कैसी होती है, और अगर जो अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल के लिए वो क्या रणनीति बनाएं और मेडिकल के लिए क्या रणनीति बनाएं, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। सर एक चीज़ मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, जैसे मैंने स्टेट गवर्नमेंट्स में देखा है, अगर हम बात करें कलेक्टेड लेवल जॉब्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा र्यूमर्स है, ऐसा मैंने समाज में सुना है और कहीं तक आपने भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि सरकारी जॉब के नाम पे उगाही, मतलब अपने पद के नाम पे उगाही करते हैं। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी पैसे का महत्व नहीं है, और ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इस पद के लिए आप यदि अच्छे से तैयार हैं तो आपको कहीं भी एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, फिजिकल कीजिए, मेडिकल कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और आप अच्छे से मेडिकल दीजिए, और रणनीति कुछ नहीं, आप अगर आप अपने फिजिकल से 1 महीने पहले भी अगर थोड़े से तैयारी करते हैं तो आप आराम से आसानी से उसको पास कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे कि देखा जाता है, हर संस्थान में देखा जाता है कि सीनियर्स का प्रेशर होता है और काफ़ी सारे प्रेशर्स होते हैं, तो क्या आपके ऊपर भी या आपके साथ में किसकी के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर होता है? देखो, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, यदि आपके ऊपर उच्चाधिकारी हैं तो उस बात का प्रेशर तो थोड़ा बहुत बना ही रहेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं तो अधिकारी भी आपको अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और जो कुछ अधिकारी हैं, कभी होता है कि कुछ अधिकारी आ जाते हैं, अपना थोड़ा सा रौब झाड़ते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वो हर जगह ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। और आपका जो ये ग्रुप डी का जॉब नेचर है तो उसमें क्या है कि अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं इसमें। लेकिन कहने का मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो इंडियन रेलवे का जो पूरा भार है या इंडियन रेलवे की बैकबोन है वो शायद ग्रुप डी के एम्प्लॉय ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो इंडियन रेलवे की जो रीढ़ है वो ग्रुप डी एम्प्लॉय, और मुख्यतः कह सकते हैं कि ट्रैकमैन है। हाँ, ट्रैकमैन। अगर ये अपना काम एक भी दिन शिद्दत से ना करें तो मुझे लगता है कि भारतीय रेल की सेवाएं जो हैं वो ठप हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, रिटन को लेकर के, फिजिकल को लेकर के, मेडिकल को लेकर के। मैं अंकित भाई से गुजारिश करूंगा, इनका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ये आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनके सारे के सारे उत्तर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।